अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे बजट के हवाले से। बजट 2025 एंड 2026 जो कि हम देख रहे हैं 10 जून को दिखाई दे रहा है, और ख़ासकर यहाँ हम कह सकते हैं तकरीबन हमारे पास 6 मिलियन फाइलर्स मौजूद हैं। ये फाइलर्स की अब तक की तादाद है, और आने वाले दिनों में यानी कि बजट के बाद जब नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग होगा तो उस वक्त फाइलर्स की तादाद जब बढ़ेगी तो हमारे पास एक अच्छे नंबर्स जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि नॉन फाइलर्स की कैटेगरी पे यकीनन आप देखेंगे कि कोई ना कोई नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन, और जब उनके ऊपर घेरा तंग होगा तो फाइनली उनको भी एहसास होगा कि फाइलर्स बनने के क्या क्या फ़ायदे हैं। आज इसके हवाले से बात करेंगे, इन्फ्लेशन के हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन हमने देखा 38% से नाउ इट इज़ ऑन सिंगल डिजिट, और जब इन्फ्लेशन में कमी आई तो इंटरेस्ट रेट भी कम हुआ। तो बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। खासकर हम देख रहे हैं तकरीबन हमारे पास, अगर हम डेट की यानी कि कर्ज की अगर अपने ऊपर तादाद देखें तो यहाँ पर ओवरसीज़ डेट हमारे पास $100 बिलियन है, और हमें इसको उतारना भी है। तो इसको रीपेमेंट के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं अपने डिसिप्लिन फिस्कल को जो है मैनेज करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा कर्ज भी उतरते रहे और हमारे लिए डिसिप्लिन भी मैनेज होते रहे। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। बजट के अंदर जो की पॉइंट्स हमें नज़र आ रहे हैं वो सबसे पहले है रिलीफ, जो कि सैलरी क्लास को मिलने वाला है, इस बार यकीनन मिलेगा। एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने की बात की जा रही है। ईएफएस पे जो कि हमने देखा था एक टैक्स था, या ईएफएस जो है वो उसके ऊपर में भी ज़ीरो रेटेड जो है वो ना हो, इस बार कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम हायर स्लैब्स की बात करें तो हायर स्लैब्स टैक्स में एग्रीकल्चर सेक्टर इस बार आ सकता है, जो कि यकीनन आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर टैक्स में आ रहा है। और इस टैक्स नेट में आने के बाद यकीनन इसके ऊपर जो एक हायर इनकम होगी, हायर स्लैब्स होंगे, इनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट होगा। और एक और पॉइंट जो सामने आ रहा है वो ये कि मेकिंग द फाइलिंग वेरी सिंपलर, यानी कि बहुत आसान किया जाए फाइलिंग के प्रोसेस को, वो भी हम करेंगे। इस बार बजट में यकीनन देखेंगे ये चीज़ें। और साथ साथ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के हम कह सकते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ या उनकी जो प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन, उसके ऊपर खर्च किए जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सामने आने के इम्कानात हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, बजट में इस बार क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़। मौजूदा हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसियों और मौसर इकदाम से वतन अजीज में अफरात ज़र की शरह में नुमाया कमी हुई है, जिसका एतराफ़ आलमी मालियाती इदारे भी कर रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान में मुसलसल 6 साल औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने की पेशगोई कर दी है, और IMF ने रवा माली साल महंगाई 12% के हुकूमती हदफ के मुकाबले में सिर्फ 5.1% रहने का तखमीना जाहिर किया है। IMF को रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई सिंगल डिजिट में 5.1% रहने की तवक्को है, जबकि रवा माली साल के लिए हुकूमत ने औसत महंगाई का हदफ डबल डिजिट में 12% मुकर्रर कर रखा है। वतन अजीज में माली साल 2025-26 में औसत महंगाई 7.7% रहने का इम्कान है, जबकि माली साल 2026-27 के लिए पाकिस्तान में औसत महंगाई का तखमीना 6.5% है। IMF ने माली साल 2027-28 से 2029-30 तक औसत महंगाई 6.5% रहने की पेशगोई की है। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल 2023-24 पाकिस्तान में औसत महंगाई 23.4% थी, जबकि माली साल 2022-23 में पाकिस्तान में औसत महंगाई की शरह 29.2% रही। रवा माली साल के पहले 10 महीनों के हवाले से कहा गया है कि इस दौरान औसत महंगाई 4.73% रही है। बिल्कुल, आप रिपोर्ट देख चुके हैं और इन्फ्लेशन के नंबर्स डे बाय डे कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज भी कह रही हैं कि पाकिस्तान में जो ये फिस्कल डिसिप्लिन मैनेज किया गया है ये इसी का इम्पैक्ट है। और वाज़े तौर पे एक वक्त था कि हम डिफ़ॉल्ट के ख़तरात पे थे, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे लिए जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो अलार्मिंग तौर पर नीचे आ चुके हैं, यानी कि इन ए गुड सेंस के हमारे पास जो नंबर्स हैं वो कम हो चुके हैं। ये बिजनेस फ्रेंडली हैं, और इस बार हम देख सकेंगे कि बिजनेस जो है वो कैसे एग्जैजरेट होते हैं। वी हैव अ गेस्ट इन ऑन जूम, उनको वेलकम करेंगे इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक बेग साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? एक तो इन्फ्लेशन के हवाले से बात हो रही है, दूसरा ये कि बजट के हवाले से हम बात करें, बजट 2025 एंड 2026। नताशा, आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में। मैं आपसे एक चीज बताऊं, अभी मैं इस वक्त पाकिस्तान, एक वक्त था कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो है वो 38% के ऊपर पहुंच चुका था। एक साल पहले की बात थी।
और समझ में नहीं आ रहा था कि, और जब इन्फ्लेशन आपका ज्यादा होता है तो स्टेट बैंक जो अपने इंटरेस्ट रेट है उसको भी बढ़ाता रहता है। वो 22% तक हम पहुंच चुके थे, और फिर ये एक मौजे से कम नहीं है कि हम सिंगल डिजिट के ऊपर आ गए। और इंटरेस्ट रेट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का 22% चला गया था, वो 11% के ऊपर आ गया। आप यकीन करें कि हमारी मिसाल दी जाती है, क्योंकि इस वक्त टर्की के अंदर भी तकरीबन कोई 40% के करीब इन्फ्लेशन चल रहा है, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो भी तकरीबन कोई 35% से ज़्यादा है इंटरेस्ट रेट जो है। जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है तो फिर कोई भी पॉसिबल नहीं होता एक बिजनेसमैन के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखना, क्योंकि 22% के ऊपर अगर आप बैंक से लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो जाता है रीपे करना। साथ ही हर एक की तरजीह ये होती है कि वो उसके पास जो भी सरमाया है उसे बिजनेस में लगाने के बजाय अगर वो बैंक में रखता है तो उसको पता है कि 22% हर साल के आखिर में उसको मुनाफा हो जाएगा। तो ये जो दो चीजें हुई हैं, इससे हमारी इन्फ्लेशन के अंदर जो कमी आई है और हमारा इंटरेस्ट रेट जो हुआ है, इससे आप यकीन करें हमारी महंगाई के अंदर भी कमी आई है इसके अंदर डेफिनेटली। फिर एक बहुत बड़ी चीज जो हुई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी और खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये था कि जी रीजन के हिसाब से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट बहुत ज्यादा हैं, उसमें उन्होंने जो कमी की थी 18% आपने कमी की, कोई ₹7 से ऊपर की थी, वो भी एक सब्सटेंशियल थी। इस चीज से क्या हो रहा है, इन तमाम चीजों ने महंगाई की शरह को भी कम किया हमारे और आने वाले, और सबसे इसके अंदर सिर्फ फायदा हुकूमत को भी बहुत हुआ है। आप अंदाजा कर लें कि हुकूमत की जो बारोइंग थी 22% पे जो पे कर रहे थे, अब अगर उसको 11% पे करेंगे तो 8 ट्रिलियन का उसका फर्क पड़ेगा। यानी कि हुकूमत के अखराजात जो हैं उसमें 8 ट्रिलियन जो है उसके अंदर कमी वाकया हो रही है। हमारे नए आने वाले जो जो बजट है उसके अंदर 8 ट्रिलियन एक बहुत बड़ा हमारा अमाउंट होता है जो कम हो गया है हमारा। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाला बजट, जैसे आपने कहा, बेहतर बजट होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर जब बजट बनाया गया था, तो उसके अंदर हमारी इन्फ्लेशन भी ज्यादा था, इंटरेस्ट रेट भी हमारा ज्यादा था, बिजली के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। बात तो मैं करें सोचता लास्ट ईयर हूँ के बजट की, कि तो उस वक्त की जो एक हमारे सर्कमस्टांसेस थे वो डिफरेंट थे। इस बार के सर्कमस्टांसेस करेक्ट है। डिफरेंट हैं। इस बार इंडिकेटर्स हमारे कुछ और कह रहे हैं। आप समझते हैं कि इस बार हम बेटर पोजीशन में हैं कि हमारे लिए जो टारगेटेड सब्सिडी है, ऑल्दो वी आर इन आईएमएफ प्रोग्राम, हम नहीं अलाउड कि अभी टारगेटेड सब्सिडी से इतना ज़्यादा खुश भी नहीं होता आईएमएफ, यू नो दैट, और आप तो बेहतर निगोसिएशंस में शामिल भी रहे हैं काफ़ी अर्से तक। तो क्या कहेंगे सर कि कैसे इस चीज़ को, इस लाहे अमल को तय किया जाए, और ख़ासकर पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बड़ा एक टफ टाइम होगा कि उन्हें आम आवाम को भी रिलीफ देना है, क्योंकि इस बार ये सेकंड बजट होगा गवर्नमेंट का, और इस बार थोड़ा सा रिलीफ तो बनता ही है। खासकर हमने कुछ पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिए हैं सैलरीड क्लास के लिए या एक्सपोर्टर्स के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ अनपॉपुलर टैक्सेस हैं। क्या कहेंगे इसके हवाले से? बिल्कुल नताशा, आपने सही कहा है कि देखिए इस वक्त बड़ी उम्मीद की जा रही है कि जो बजट है, क्योंकि हम काफी हद तक मुश्किलात से इस वक्त निकल आए हैं, जो हम प्रॉब्लम्स में थे, और अब हम मेरे ख्याल के सम्राट की तरफ हम उसकी बढ़ रहे हैं, जो तकालीफ हमने उठाई थी। और आईएमएफ ने भी हमारे जो नेक्स्ट बजट है उसमें आने में तकरीबन हमारा जो जीडीपी का टारगेट रखा है वो तकरीबन 3.5% जो है वो रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस बार जो है हमारा तकरीबन जो रहा है वो 2.68 के करीब रहा है, तो 3.5 इज ए वेरी गुड। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो सरप्लस रहा है, जो कि मतलब उम्मीद थी। और देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज जो हुकूमत ने की है, वो हुकूमत ने डॉलर्स को, जैसे आपने देखा है रुपीस पैरिटी जो है काफी अरसे से वो एक वक्त में था, जिस तरीके से रुपीस कंट्रोल नहीं हो रहा था डॉलर, उसकी एक वजह ये थी कि स्मगलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं नताशा, कि अफगानिस्तान की टोटल इंपोर्ट जो है वो $8 बिलियन की इंपोर्ट वो करते हैं, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, दवाएं हैं, या जो चीजें भी हैं, और उनके पास बैंकिंग सिस्टम ही नहीं है, वहां पे कोई एलसी नहीं खुलती। तो अफगानीज पाकिस्तान में आया करते थे और मार्केट से ये $8 बिलियन हमारे उठाते थे, और जिस रेट पे मिलते थे उसके ऊपर ले जाया करते थे। यहाँ पे मैं आर्मी चीफ को जो है अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी सख्ती की है कि स्मगलिंग भी रुक गई है, और डॉलर की भी स्मगलिंग जो थी, जो रुक गई थी, जो बहुत ज्यादा हमारे हाथ से निकल गई थी, वो भी रुक गई है। और ये आप देख रहे हैं कि कितने अरसे से रुपीस जो है वो बड़ा स्टेबल आपको मुस्तहकम नजर उसके अंदर आ रहा है। तो स्मगलिंग जो रोकी है, चाहे वो हमारी बाहर से
बॉर्डर से जो हो रही थी, हमारे यहाँ से भी हो रही थी और बाहर से भी आ रही थी, जैसे ईरान से बहुत ज्यादा इंपोर्ट हो रही थी, चीजें आ रही थी, पेट्रोल आ रही थी, दूसरी चीजें आ रही थी, इन तमाम पे सख्ती करने की वजह से भी हमारी मईशत के अंदर जो है वो बेहतरी आई है और उसके अब रिजल्ट जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और मैं सोचता हूँ, और जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में ये भी कहा कि इस बार हमारा जो टारगेट था रेवेन्यू का वो 13 ट्रिलियन का था, हमने तकरीबन कोई 12 से ज्यादा हमने वो कर लिया है, जो कि कोई 35% से ऊपर बनता है, जो एक ही गो के अंदर 35% इंक्रीज जो है वो बहुत अच्छी चीज है। और इस बार जो हम आने वाला है उसके अंदर शायद कोई 14 खरब की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, इसमें हमने ये नहीं देखना है कि हम कितने रेवेन्यू जो हैं वो जनरली इस वक्त हम कलेक्ट कर रहे हैं, बट सबसे बड़ी ये है कि लास्ट ईयर तक हमारा 10 पॉइंट कुछ % जो था वो जीडीपी का जो था, हम टैक्स जो था वो कलेक्ट कर रहे थे। और इस बार जब हम नेक्स्ट उसके अंदर जाएंगे वो हम 11% को सरप्लस कर जाएंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि रीजन जी। के जो दूसरे रघुवीर ममालिक हैं, साहब, चाहे उसको आपने इंडिया को ले इन्फ्लेशन लें। के बारे में वाज़ेह तौर पे बताया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि फाइलर्स की तादाद पिछली बार 4 मिलियन तकरीबन जो है वो हो चुकी थी। अब की बार हम देख रहे हैं कि 6 मिलियन तक है हमारे पास। यानी कि हम कहते थे सिर्फ हमारे पास 40 लाख फाइलर मौजूद हैं, लेकिन इस बार हम कह सकते हैं हमारे पास 60 लाख फाइलर्स मौजूद हैं। अब आपको क्या लगता है, और उसमें से भी यकीनन निल फाइलर ज़्यादा हैं और फाइलर्स जो है वो जो टैक्स वाले हैं वो हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस ये हैं कि हमारी नॉन फाइलर कैटेगरी इस बार ख़त्म होने जा रही है या मज़ीद उसके ऊपर एक क्रैकडाउन होगा। आपकी क्या राय है और इस बजट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि नॉन फाइलर्स के साथ क्या होना चाहिए, या उनको कैसे कैटेगराइज वे में उनको पता चले कि किस तरीके से ये डिफरेंस है और हमें फाइलर बन जाना चाहिए? जी हाँ, नताशा, देखिए, हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है और इसके अंदर में किसी एक गवर्नमेंट को कोई ब्लेम हम नहीं कर सकते। ये थ्रू आउट ये रहा कि हमारी इस वक्त जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो ब्लैक इकोनॉमी जिसको कह दीजिए, वो तकरीबन 50% से ज्यादा है वो। अच्छा, हुकूमत की हर साल ही को एक दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जी। पूरे इस इकोनॉमी को खत्म करके जो पैरेलल इकोनॉमी है या ब्लैक इकोनॉमी है या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको हम खत्म कर दें। तो इसमें इस वक्त जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि हुकूमत हर साल इसके अंदर सख्ती करती जा रही है, जिसकी वजह से टैक्स रेट जो है हमारा उसके अंदर इजाफा हो रहा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग हैं या बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अब उनके लिए अकाउंट खोलना, बिजनेस करना, ट्रेवल करना, क्रेडिट कार्ड हासिल करना, लोन हासिल करना, गाड़ी खरीदना, इंस्टॉलमेंट पे कारें लेना, ये बहुत ज्यादा नामुमकिन बना दिया गया है। यही वजह हो रही है कि अब आपका जो टैक्स नेट है वो बढ़ रहा है, और वो लोग जिनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है, जो पहले तो सर्वाइव कर रहे थे मगर अब उनके लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो वो भी टैक्स नेट के अंदर उनके पास कोई सेकंड चॉइस नहीं रही है और वो टैक्स नेट के अंदर शामिल हो रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का, जी देखिए, सर्वाइवल जब भी है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड जो इकोनॉमी है हमारी, किसी तरीके से हम इसको, मैं फिर लफ्ज ये यूज करूंगा कि हम खत्म तो इसको बिल्कुल जड़ से नहीं कर पाएंगे, मगर अगर इसके अंदर हमारी कुछ कमी होती है तो उसके अंदर हमारे लिए उससे बड़ी पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बेहतरी आएगी, आ रही है। और हुकूमत सख्ती भी एक तरफ कर रही है, मगर साथ में वो ये भी चाहती है कि इनको किसी तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए। आप देख रहे हैं कि आजकल शॉपिंग मॉल्स के अंदर और जगहों पे, रेस्टोरेंट्स के अंदर वहां पे मॉनिटर हो रहे हैं कि कितनी उनकी सेल हो रही है, उसके ऊपर टैक्स जो पे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़े अच्छे इक़दाम हैं जो हुकूमत ने किए हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब हम जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यही वजह है कि जीडीपी रेशियो में हमारे जो जीडीपी रेशियो है हमारा उसके अंदर इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, और आने वाले वक्त में 3.5% जो है इंशाल्लाह हम अपनी आएंगे। हमारी क्रेडिट रेटिंग के अंदर बेहतरी आई है, हमारा डॉलर के मुकाबले में रुपीस मुस्तकम हुआ है। ये तमाम चीजें, और इन्फ्लेशन की मिसाल तो कुछ अरसे पहले मैं बात कर रहा था, तो इस वक्त टर्की के अंदर पाकिस्तान से पूछा जाता है कि आपने किस तरह इन्फ्लेशन पे इस तरह आपने काबू पाया है और किस तरह हम इंटरेस्ट रेट को जो है वो 22% से 11% पे ले आए, तो यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज ये रही है कि जहाँ हुकूमत जो है उसने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए हैं, साथ ही में आर्मी चीफ ने इसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और ख़ास तौर पे
ये स्मगलिंग जो हमारी रुकी है उसमें काफी हद तक कमी आई है, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उससे भी हमारी महंगाई के अंदर कमी आई है, इन्फ्लेशन के अंदर कमी वाकई हुई है। राइट, आपने सही फरमाया। सर ये भी बताइएगा कि इस बार जो रिलीफ दिए जाएंगे, खासकर अगर थोड़ा सा रिलीफ की बात करें तो टारगेटेड सब्सिडी की बात हो रही है, तो क्या आईएमएफ हैप्पी होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्या रिलीफ नहीं दिए जाएंगे? ये बहुत सारी एम्बिग्यूटीज हैं जो कि मार्केट में फ्लोट कर रही हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, आपने देखिए ये बजट जो है इसके अंदर ऑलरेडी नेगोशिएशंस हो रही हैं आईएमएफ के साथ, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि समहाउ पीएम साहब जो हैं वो आईएमएफ के जो सरबराह हैं उनको कन्विंस करना जानते हैं। जिस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस कम करने जा रहे थे तो ये पीटीआई ने कह दिया था कि ये पॉसिबल नहीं होगा और इसमें कमी नहीं आएगी, बट उन्होंने बैठ के आईएमएफ के सरबराह को समझाया और आप देखें कि उसके बाद वो राजी हुए। और इस बात जो है आईएमएफ को कायल किया जा रहा है कि हमारे सैलरीड जो तबका है उसके अंदर भी हम उनको थोड़ा सा रिलीफ दें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब उसके अंदर राजी हो जाएंगे, उनको सॉरी उनको कन्विंस करने में उनको कामयाबी हासिल होगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आईएमएफ इसके बहुत खिलाफ है, टारगेटेड जो सब्सिडी होती है इसके लिए बहुत खिलाफ है। यही वजह है कि उनकी हमेशा ये रही है कि सब्सिडी जो है उसको वो बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। और तो इसमें हम कमी ला रहे हैं। खास तौर पे उनका ये है कि वो हमारे इस तरह के यूनिट्स जो हैं जो बहुत ज्यादा लॉसेस क्रिएट कर रहे हैं, और हर साल पाकिस्तान को कोई 80 अरब रुपए जो है वो सब्सिडी की सूरत में स्टील मिल को, रेलवे को, पीआईए को, इन ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है। और हम उनसे ये कहते हैं कि इसके अंदर न सिर्फ हम कमी ला रहे हैं बल्कि इनको प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं। तो हुकूमत का एक बहुत अच्छा प्लान है, बहुत जल्द आप गुड न्यूज सुनेंगी पीआईए के बारे में। इसी तरह कोई दूसरी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो लॉस मेकिंग है जिस पर सब्सिडी दी जा रही है वो कम की जाएगी। दूसरी जो सब्सिडी जो थी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे आप जान रहे हैं उसके अंदर कोई चीज जो है हम सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को भी कोई सब्सिडी जो है वो इस वक्त नहीं दी जा रही है, मगर बिजली के जो प्राइसेस हमारे कम हुए हैं उससे काफी हद तक उनको एक अच्छा रिलीफ मिला है। और इस बार जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों ने भी बजट बनाने में जो अपना किरदार अदा किया है उसमें यही कहा गया है कि एक्सपोर्टर्स को, जो कि पूरी दुनिया में होता है, इंडिया में भी होता है, कि कम रेट्स के ऊपर, जैसे अगर इस वक्त 11% आपका रेट चल रहा है तो एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटी दी जाती है वो थोड़ी सी उससे कम होती है, 2-4%। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये रिलीफ मिल जाता है तो हम अपने खत्ते के जो दूसरे कंट्रीज हैं लाइक चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे हम compete करेंगे। और हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगी कि खातर ख्वाह इजाफा अभी भी हुआ है और आने वाले वक्तों के अंदर भी हमारा इसके अंदर इजाफा आप देखेंगी। यही जो स्टेप्स जो है हुकूमत ने जो लिए हैं उनकी वजह से। राइट, इश्तियाक बेग साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ रेमिटेंसेस में इजाफा देखा गया है, वहीं हमारे पास जो ओवरसीज डेट है वो तकरीबन $100 बिलियन का मौजूद है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, कैसे ये पूरे साल के डिसिप्लिन को मैनेज करेगा? और इन्फ्लेशन की ही बात हो रही है तो हम एग्रीकल्चर टैक्स को रूल आउट नहीं करेंगे। जब इस बार एग्रीकल्चर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा वेरी फर्स्ट टाइम और हायर स्लैब्स पे, तो क्या इन्फ्लेशन इससे मजीद पुश होगी? इसके हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए आपके 3 सवाल हैं। एक तो रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस ये है पहली बार इस वक्त ये हो रहा है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से आगे बढ़ गई। इस बार हमें उम्मीद है कि कोई 38 बिलियन के करीब हम रेमिटेंसेस जो हैं वो अपनी रिसीव पाकिस्तान को हमें मिली होंगी। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा गया है। कुछ महीने तो ऐसे गए कि अनबिलीवेबल थे कि एक एक महीने में 4-4 बिलियन जो थी उनकी हमने मतलब रेमिटेंसेस मसूल हुई है। और डिस्पाइट यहाँ पे कि एक पार्टी थी जिसने ये इस वक्त कहा था कि रेमिटेंसेस लोगों से पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी से कि आप नहीं भेजें, मगर हाँ भेजें ओवरसीज जी। पाकिस्तानी प्यार करते हैं और उन्होंने रेमिटेंसेस भेजी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि जो हमारे टारगेट था उसको भी हमने क्रॉस किया है, उससे भी हम आगे बढ़ गए हैं। ये तो रेमिटेंसेस का था। दूसरा, आपने जो एक और रेमिटेंसेस आपने पूछा है और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे टैक्स के हवाले से इन्फ्लेशन पुश तो नहीं हो जाएगी?
नहीं देखिए जी, ये आईएमएफ की एक शर्त थी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये होता है। वो ये कहते हैं कि जब पूरे तबके जो हैं वो पे कर रहे हैं, तो वो लोग जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो प्राडो गाड़ियां और लैंड क्रूजर गाड़ियां नए नए मॉडल की चला रहे हैं, पता लगा जी वो कोई टैक्स ही नहीं पे करते। तो ये आईएमएफ की शर्त थी कि उनको भी टैक्स नेट के अंदर लिया जाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जी देखिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर आदमी ने, चाहे वो एक बहुत बड़ा जमींदार हो या वो बेचारा कोई छोटा जॉब भी करता हो, हर एक ने अपना जो है उसके अंदर हक अदा करना है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये एग्रीकल्चर टैक्स जो है उसके बाद जो है आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन में इजाफा नहीं होगा। और देखिए 1-8% अगर उसके अंदर बढ़ भी जाता है तो वो बेरेबल है, क्योंकि इस वक्त हम जो सिंगल डिजिट के ऊपर आ गए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ है। और मगर साथ ही यहाँ पे अपने उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि जो लोग ईद के मौके पे, बकरीद के मौके पे प्राइस बढ़ा देते हैं, जैसे पंजाब में आप देख रहे हैं कि सीएम बड़ी वो कर रही हैं कि जब गंदम के प्राइसेस कम हुए हैं, आटे के प्राइसेस कम हुए हैं, तो रोटी के प्राइस भी कम होने चाहिए। तो इस तरह की कुछ इस वक्त मॉनिटर हुकूमत कर रही है। वो ये देख रही है कि कौन लोग हैं जो बहुत ज्यादा जो है वो जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, बहुत सही ज्यादा कहा प्राइसेस को बढ़ा रहे जाकिर हैं। साहब। वेल, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और थैंक बजट यू। के हवाले से डिटेल डिस्कशन की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने बजट 2025 एंड 2026 डिफरेंट और खासकर इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से आपको बताएं कि 2 डे विजिट पर ताजिकिस्तान यानी कि दोशंबे पहुंच चुके हैं। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होते हुए यानी कि एक मुट्ठी में आती हुई दिखाई दे रही है कि ख़ासकर रीजनल कनेक्शंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। इससे पहले हमने देखा था अज़रबैजान जो प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग दी और इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब हमने देखा 28 में जहाँ पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना, वहीं हमारे पास यानी कि जो अज़रबैजान है वो इंडिपेंडेंस भी हासिल कर चुका था। और हमने देखा कि यहाँ पर एक दोनों ममालिक का जो बाहमी ताल्लुक है वो वाज़े तौर पे दिखाई दिया। इसीलिए अज़रबैजान पाकिस्तान में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और पाकिस्तान इस चीज़ को वेलकम करता है। हमने देखा कि फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर साहब दे बोथ आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स। उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट ग्रैब करके पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त राहें हमवार की हैं। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और ख़ासकर जो ताजिकिस्तान का विज़िट होगा वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बहुत सारी मुलाकातें होंगी। ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस यानी कि ग्लेशियर की हिफाजत की कॉन्फ्रेंस, इसमें भी शिरकत होगी और ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान इस खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल के लिए कितना ख्वाहा है और साथ साथ पाकिस्तान चाहता है अमन के साथ बिजनेस डिप्लोमेसी हो। आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे बिटकॉइन के हवाले से। फर्स्ट बिटकॉइन रिजर्व पाकिस्तान में जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, इसका ऐलान कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब साहब ने ये ऐलान किया और पाकिस्तान में जो ये बिटकॉइन वॉलेट है ये भी जो है वो फर्स्ट टाइम होगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। ऑलरेडी हमारे पास $40 मिलियन के क्रिप्टो वॉलेट मौजूद हैं, तो इसको ऑफिशियल किया जाएगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी रिजर्व्स होंगे, तो ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेप है और बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप होगा। जब हमारे पास ये वॉलेट्स होंगे तो इंटरनेशनली ट्रेड, इंटरनेशनल पेमेंट्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। हम देख रहे हैं कि रिजर्व्स हमारे जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और करेंसी मार्केट को स्टेबल करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन $6 बिलियन जो है वो मार्केट से लिए हैं और ख़रीदे हैं। तो ये भी एक हम कह सकते हैं ना कि रुपये की स्टेबिलिटी हो जाएगी और डॉलर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स में रहेंगे। इसके हवाले से बात करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है, क्या इम्पैक्ट होगा? पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है ऑयल, तो इसके हवाले से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती
हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फ्लेशन क्या इससे पुश होगी या नहीं होगी, आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम मकामी कपास पर 18% GST ख़त्म करने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं, ये वज़ीर खुराक ने जो है बयान दिया है, इसके हवाले से बात करेंगे। शुगर के हवाले से भी न्यूज़ है हमारे पास कि शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की कीमतों में एक टेम्परेरी बेसिस पे ईद तक जो है वो कमी का ऐलान किया गया है और कमी का फैसला किया गया है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और ख़ासकर गवर्नमेंट जो है वो शुगर सेक्टर की निगरानी के लिए डाटा कलेक्ट कर रही है, तो आज ये भी जिसको निज़ाम को तश्कील देने का जो फैसला है वो भी किया गया है। तो शुगर सेक्टर आपको पता है ये बेसिक नेसेसिटी है, इसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। अशिया खुरोनोश जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसकी कीमतें चेक एंड बैलेंस रखना, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए वी हैव अ गेस्ट स्टूडियो एंड लाहौर स्टूडियोज़ एज वेल। ज़फ़र बख्तावरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। और हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं जवाद रिजवी साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेलकम टू द शो। क्या कहेंगे ज़फ़र साहब, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगी, हम देख रहे हैं रीजनल कनेक्टिविटी सोशली, ख़ासकर हमारे जो एक राहदारी के हवाले से बात करें, थोड़ा से रास्तों को मिनिमाइज़ करना, फ्रेट का कम होना, गुड्स ट्रांसपोर्ट होना, इंपोर्ट और ख़ासकर एक्सपोर्ट का बढ़ना कितना ज़रूरी है। और हम देख रहे हैं ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ वेरी कीन, फील्ड मार्शल साहब वेरी कीन टू ग्रैब द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। व्हाट्स योर टेक? थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे कुछ बातें, अपनी मारूज़ात जो हैं वो आप तक पहुँचाऊँ। असल में बात यह है कि ये जो बनियानुल महसूस हुआ है, ये जो ऑपरेशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके नतीजे के अंदर जो आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, पाकिस्तान के वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, हमारी डिग्निटी में इजाफ़ा हुआ है, हमारा एक तशख़्ख़ुस जो है कि पाकिस्तान एक मज़बूत कौम है, एक मज़बूत मुल्क है, इसकी अफवाज जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज है। पाकिस्तान सिर्फ़ एटमी तौर पर नहीं बल्कि साइंटिफिक तौर पर भी और दीगर कई हवालों से भी ये दुनिया को इस वक्त लीड कर रहा है। और हमने जिस तरीके से इस मौजूदा बहरान के अंदर अपना जो रोल प्ले किया है, तो मैं चूँकि डिप्लोमेटिक सर्कल में मूव करता हूँ, मेरी हर सफारतकार के साथ तल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं। देखिए, इस पूरे बहरान के अंदर आज़रबाईजान, टर्की, चाइना, ये 3 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान का एक स्टेप नहीं, 2 स्टेप नहीं, 10 स्टेप आगे बढ़कर हमारी मदद की है, हमारे साथ तावन किया, हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया है। और हमारी जो एक पुरानी तारीख़ है इन मुल्कों के साथ दोस्ती की, मोहब्बत की, एक फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन नीड, ना सिर्फ कि उन्होंने उस पर पूरे उतरे हैं बल्कि उससे कई स्टेप आगे गए हैं। और ये दोस्ती जो होती है, लोगों की दोस्ती, अफराद की दोस्ती, शख्सियात की दोस्ती, ये हिस्ट्री मेकिंग नहीं होती, लेकिन कौमों की दोस्ती जो होती है वो हिस्ट्री मेकिंग होती है, वो तारीख़ के औराक में महफूज हो जाती है और कौमों के हाफजे का हिस्सा बन जाती है। इस पूरे जो क्राइसिस था, इसमें टर्की, चाइना और आज़रबाईजान के साथ हमारी दोस्ती थी, एक तो उस पर हमें प्राउड है, फ़ख्र है। और मैं सबसे पहले दाद देना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को बहैसियत वज़ीर आज़म, उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ मनसबी समझा कि यार इस दोस्ती को मज़ीद सीमेंट किया जाए, मज़ीद, और उनके शुक्रिया अदा करने के लिए वो टर्की गए हैं, उसके बाद आज़रबाईजान गए हैं और उसके बाद ईरान में गए हैं। ये तमाम जो उनके विज़िट हैं, ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का और पाकिस्तान का इस रीजन के अंदर जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, और अभी वो ताजिकिस्तान जा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, आज से 1.5 महीना पहले हमारी यूबीजी है, हमारे लीडर हैं SM तनवीर साहब, उनकी लीडरशिप में हमने वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब से मुलाकात की थी। और वहाँ पर मैंने उनसे ये कहा था कि यार देखें, कोई भी मुल्क इनफरादी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो हमारे सामने मॉडल है यूरोपियन यूनियन का, हमारे सामने मॉडल है आसियान का। तो अगर हम सार्क को एज ए रीजन के तौर पर आगे नहीं ले जा सकते, हमारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के साथ,
तो ECO तो हमारा एक फोरम मौजूद है ना, जिसमें पाकिस्तान भी है, टर्की भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और सारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी है, आज़रबाईजान भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अभी हमारी जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की जो बीजिंग में मीटिंग हुई है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अफ़गानिस्तान से बहुत पॉजिटिव सिग्नल पाकिस्तान को आ रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं है मुझे कि बहुत जल्द हमारे वज़ीर आज़म जो है वो अफ़गानिस्तान का भी दौरा करें। तो ये जो कनेक्टिविटी है हमारी इन रीजन के साथ, इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अमन, तरक्की और खुशहाली, ये जो बलूचिस्तान में और सरहद के अंदर जो दहशत गर्दी की लहर आई हुई है, ये सारी का खात्मा इसी तरीके से होगा जब हम रीजन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हमारे मफादात एक दूसरे के साथ वाबस्ता हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो मनी यानी कि एक्सचेंज को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए $6 बिलियन खरीद लिए गए और ख़ासकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी कीन कि इंटरेस्ट रेट कैसे रखना है, किस तरीके से इन्फ्लेशन को चेक एंड बैलेंस करना है, और अब बजट भी आ रहा है। इसके हवाले से आप क्या देखते हैं? और ख़ासकर ईद के ऊपर कैश का कारोबार यू नो दैट के बहुत होता है, तो इन तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने $6 मिलियन जो है वो ख़रीद लिए हैं, $6 बिलियन। तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? देखिए मेरे ख्याल में 9 मई तक जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की जो रिपोर्ट है वो स्टेट बैंक के पास तकरीबन ओवर $10 बिलियन थे जी। और हमारे जो कौमी बैंक्स हैं उनके अंदर $5 बिलियन से ऊपर के रिज़र्व थे। तो ये टोटल जो है $15 बिलियन से ऊपर का हमारा रिज़र्व जो है वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये माशाल्लाह ये पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो हमारी ये मौजूदा हुकूमत है और उससे पहले जो निगरान हुकूमत थी, ये हमारा तो फॉरेन एक्सचेंज ज़ीरो के करीब पहुँच गया था। हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। हम पे बिजनेसमैन है, इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। तो आज हम $15 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं और ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है और अच्छा साइन है। और जैसे कि अब $6 बिलियन और हमारे इंजेक्ट होने जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो हमारी नेगोशिएशन है, मैं समझता हूँ कि IMF के साथ वो भी बड़ी सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। और इस बजट पे जो कुछ भी बजट जैसे भी आगे जाता है तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि IMF से भी हमें कुछ $1-2 बिलियन रिलीज़ होंगे क्योंकि $7 बिलियन का पैकेज है। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएंगे। राइट। जवाद रिजवी साहब, आपसे अगेन मैं क्रिप्टो के हवाले से ही बात करना चाहूँगी। क्या कहेंगे ये क्रिप्टो के फर्स्ट स्टेप के हवाले से? क्रिप्टो के अंदर जो पाकिस्तान ने स्टेप लिया है ये कोई मामूली स्टेप नहीं है, ये बड़ा स्टेप है जिसके साथ ये होगा कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे जो हमारे ऑलरेडी क्रिप्टो वॉलेट्स एग्जिस्ट करते थे उसके साथ हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ग्रो करेगी। हमारे जो क्रिप्टो करेंसीज होल्डर हैं जो उसको आप अपने ट्रेड में लेके आएंगे और आपके जो पेमेंट्स के इशूज हैं स्विफ्टली और स्मार्टली हो जाएंगे। ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा इजाफा देखा जा रहा है, अब यकीनन ये एक अपवर्ड ट्रेंड हो गया तो फिर ये भी इम्पैक्ट करेगा, और अगर ये ट्रेंड नहीं हुआ कुछ अरसे के लिए हुआ फॉर द टाइम बीइंग, तो पाकिस्तान की मार्केट पे, लोकल मार्केट पे क्या होगा? और दूसरा ये कि हम रिजर्व्स देख रहे हैं इंटरनेशनली, थोड़ा सा ये ट्रेंड हो गया कि गोल्ड में रिजर्व्स कन्वर्ट किए जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान में क्या मशवरा देंगे कि पाकिस्तान में रिजर्व्स कैसे होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है ना, ऑयल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो US और ईरान के दरमियान जो न्यूक्लियर के इशू पर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बड़े सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं और इसके नतीजे में अगर ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रंप की जो हिकमत अमली है उसका भी मुझे एहसास है, क्योंकि अमेरिका और US एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूदा है वो इस वक्त दुनिया में किसी जगह भी कोई छेड़छाड़ की पॉलिसी या ऐसी पॉलिसी नहीं रखती जहाँ पे दुनिया के अंदर जंग हो या उसके अंदर ऐसे मसाइल पैदा हो। देखिए, यूक्रेन के अंदर भी ट्रंप ने कोशिश किया कि मसाइल बेहतर हो, गाज़ा के अंदर भी उनकी पॉलिसी है और मुझे उम्मीद है कि आजकल में गाज़ा के अंदर भी चंद दिनों में सीज़ फायर होगा और वहाँ पे जो लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, उनके लिए भी दुनिया का ज़मीर जागेगा। और इसी तरह से ये जो असल रूट काज है कि जो एक ईरान के साथ जो एक रीजन के अंदर जो मामलात हैं जो ख़राब हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि अमेरिका और ईरान के अंदर जो
जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी ईरान के ऊपर लगी हुई हैं, ईरान अपना तेल भी नहीं बेच सकता, पाकिस्तान वहाँ से अभी तक गैस और तेल नहीं ले सकता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं। उसका एक इशारा जो है अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये अपने हालिया ईरान के दौरे में कहा है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब कि एक ऐसी जंप है दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी स्टेटमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान जो है ना ECO को एक फ्री मार्केट बनाने की तरफ जा रहा है, और जिसके अंदर अफ़गानिस्तान भी होगा, सेंट्रल एशियन भी होंगे, और हम बड़ी तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ मैंने पहले इशारा किया है। वेल ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और यहाँ पर तशरीफ़ लाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की, खासकर हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कि वाज़ेह तौर पे इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के लिए दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में यकीनन ये इम्प्लीमेंट भी होंगी और पाकिस्तान इससे मुस्तफ़ीद भी होगा। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।